सिम्मी नाम की एक लड़की थी। हम्म। उसे स्कूल से नफरत सी हो गई थी क्यों? क्योंकि उसकी टीचर ने उसे यकीन दिला दिया था कि वो कुछ नहीं कर सकती। हम्म। और देखिए, सिम्मी की कहानी कोई अकेली कहानी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे पास जो स्रोत हैं हम्म। वो बताते हैं कि भारत में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी शिक्षा व्यवस्था है। मतलब 10 लाख से ज्यादा स्कूल, हम्म। लगभग 25 करोड़ बच्चे। आंकड़े बहुत बड़े हैं। हाँ, और इतने बड़े आंकड़ों में सिम्मी जैसे बच्चे अक्सर कहीं खो जाते हैं। जी। और यही आज की हमारी बातचीत का केंद्र है। हम्म। इन बड़े बड़े नंबरों के पीछे के वो बच्चे जो क्लासरूम में तो हैं, पर शायद क्लास का हिस्सा नहीं है। जिन्हें हम अपवंचित या हाशिए पर धकेला हुआ कहते हैं। बिल्कुल। तो आज हम इसी की गहराई में उतरेंगे। ये समावेशी शिक्षा या इंक्लूसिव एजुकेशन आखिर है क्या? क्या ये सिर्फ एक भारी भरकम सरकारी शब्द है? या फिर सिम्मी जैसे हर बच्चे को उसका भविष्य लौटाने का एक जरिया है? सही बात। हमारे पास उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के कुछ बहुत ही अच्छे नोट्स हैं और कुछ सरकारी दस्तावेज भी हैं। तो इनकी मदद से हम इस पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे। और ये समझना बहुत जरूरी है कि सिर्फ दिव्यांग बच्चों के बारे में नहीं है। समावेशी शिक्षा का जो कैनवास है वो बहुत बड़ा है। अच्छा। इसमें वो हर बच्चा आता है जो किसी भी वजह से, चाहे वो उसकी जाति हो, लिंग, भाषा या फिर गरीबी, खुद को अलग थलग महसूस करता है। ये हमारे संविधान की भावना को जमीन पर उतारने की एक कोशिश है। जो कहती है कि हर नागरिक बराबर है। जी। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले इन दो शब्दों को ही पकड़ते हैं, समावेश और अपवंचन। समावेश का तो सीधा मतलब ये हुआ कि सबको शामिल करना। हाँ। क्लासरूम को एक छोटे समाज की तरह बनाना, है ना? जहाँ हर तरह के बच्चे एक साथ पढ़ सकें, सीख सकें। कोई तेज सीखता है, कोई धीरे, किसी को चलने में दिक्कत है। तो कोई देख नहीं सकता। और अपवंचन इसका ठीक उल्टा है। मतलब किसी को जानबूझकर या अनजाने में व्यवस्था से बाहर कर देना। और हमारे स्रोत बताते हैं कि ये कई स्तरों पर होता आया है। जैसे कि सबसे पुराना आधार है लिंग। महिलाओं की स्थिति। मुझे याद है वैदिक काल में तो गार्गी और मैत्रेयी जैसी विदुषियों का जिक्र मिलता है। लेकिन उसके बाद चीजें बहुत बदल गईं। मध्यकाल आते आते पर्दा प्रथा, बाल विवाह, सती प्रथा, इन सब ने महिलाओं को शिक्षा से दूर कर दिया। शिक्षा और समाज दोनों से। यहाँ तक कि कुछ ग्रंथों में उन्हें झूठ का अवतार तक कहा गया। अब सोचिए, जब समाज की सोच ही ऐसी हो तो शिक्षा के दरवाजे कैसे खुलेंगे? सही बात है। हालांकि आजादी के बाद संविधान ने अनुच्छेद 15, 16 और फिर घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 जैसे कानूनों से इस खाई को पाटने की बहुत कोशिश की है। लिंग के बाद दूसरा बड़ा आधार रहा है जाति, वर्ण व्यवस्था। ये तो हजारों साल पुरानी है। और इसका असर बहुत गहरा और कई परतों में है। पुरानी व्यवस्था में तो शूद्रों और अस्पृश्यों को ज्ञान हासिल करने का अधिकार ही नहीं था। उन्हें तो मंदिरों में जाने या कुओं से पानी लेने तक की मनाही थी। बिल्कुल। आज कानूनन ये सब अपराध है, लेकिन वो जो मानसिकता है ना, उसे बदलने में सदियां लग जाती हैं। स्रोतों में एक और वर्ग का जिक्र है, अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी। ये शब्द कहाँ से आया? ये जानना दिलचस्प है कि इस शब्द का पहली बार इस्तेमाल डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ने किया था। अच्छा। हाँ, ये उन समुदायों के लिए था जो सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े तो थे, लेकिन जिन्हें पारंपरिक रूप से अस्पृश्य नहीं माना जाता था, जैसे दस्तकार, कारीगर, कुम्हार। तो उन्हें भी मुख्यधारा में लाने के लिए एक अलग पहचान की जरूरत महसूस हुई। जी। और अब आते हैं उस आधार पर जिसकी चर्चा समावेशी शिक्षा में सबसे ज्यादा होती है, अक्षमता, डिसेबिलिटी। यहाँ एक ऐतिहासिक तथ्य ने मुझे सच में झकझोर कर रख दिया। आप प्राचीन यूनान और स्पार्टा की बात कर रहे हैं। हाँ, ये पढ़ना भी भयानक है कि वहाँ अक्षम बच्चों को पैदा होते ही कुओं में फेंक दिया जाता था। उन्हें समाज पर एक बोझ, एक अभिशाप माना जाता था। और जानते हैं सबसे डरावनी बात क्या है? क्या? ये मानसिकता, ये आज भी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। बिल्कुल। आज हम बच्चों को कुओं में तो नहीं फेंकते, लेकिन जब हम एक स्कूल में रैंप नहीं बनाते, या जब एक टीचर सिम्मी जैसी बच्ची से कहता है तुम कुछ नहीं कर सकती, या जब समाज किसी ऑटिज्म वाले बच्चे को घूर कर देखता है, तो हम उन्हें व्यवस्था से, समाज से और उनके भविष्य से बाहर ही फेंक रहे होते हैं। ये उसी पुरानी क्रूर सोच का एक नया, ज्यादा सभ्य दिखने वाला रूप है। ये बहुत बहुत पावरफुल बात है।
तो इस मानसिकता को बदलने के लिए, इस अपवंचन को मिटाने के लिए शिक्षा क्या कर सकती है? यहीं पर समावेशी शिक्षा के सिद्धांत आते हैं, है ना? जी बिल्कुल। पहला सिद्धांत है पहुंच, एक्सेस। मतलब स्कूल का दरवाजा हर बच्चे के लिए खुला होना चाहिए। हाँ, लेकिन सिर्फ दरवाजा खोल देना ही काफी नहीं है। और यहीं पर दूसरा सिद्धांत आता है, समानता, इक्वालिटी। ओके। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में एक बहुत अच्छी बात कही गई है कि सिर्फ अवसर देना काफी नहीं है, सफलता के लिए व्यवस्था बनाना भी जरूरी है। इसे थोड़ा और आसान करते हैं। मतलब सबको दौड़ में शामिल कर लेना ही काफी नहीं है। हाँ, ये भी देखना होगा कि सबके पास दौड़ने के लिए जूते हैं या नहीं। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। और ये जूतों वाली बात ही असली चुनौती है, क्योंकि इसका मतलब है कि किसी बच्चे को शायद ब्रेल की किताबें चाहिए, किसी को रैंप, किसी को साइन लैंग्वेज सिखाने वाला टीचर। और सिम्मी जैसी बच्ची को बस थोड़ा ज्यादा वक्त और हौसला। समावेशी समानता का मतलब सबको एक ही चीज देना नहीं, बल्कि हर एक को वो देना है जिसकी उसे आगे बढ़ने के लिए जरूरत है। सही बात है। तो तीसरा सिद्धांत है भागीदारी, पार्टिसिपेशन। सिमी स्कूल तो जा रही थी, उसे पहुंच मिली हुई थी, लेकिन वो क्लास की किसी भी गतिविधि का हिस्सा नहीं थी। वो बस एक बेंच पर चुपचाप बैठी रहती थी, और जब तक बच्चा सिर्फ बैठेगा वो सीखेगा नहीं। भागीदारी का मतलब है कि उसे क्लास के हर काम में शामिल किया जाए। ग्रुप प्रोजेक्ट्स, वाद विवाद, खेल कूद। हाँ, जब बच्चा भाग लेता है, गलतियां करता है और फिर सीखता है, तभी उसका आत्मविश्वास जगता है। और यहीं से चौथा सिद्धांत जुड़ता है, प्रासंगिकता, रेलेवेंस। अगर बच्चों को जो पढ़ाया जा रहा है वो उनकी जिंदगी से जुड़ता ही नहीं, तो वो उसमें दिलचस्पी क्यों लेंगे, है ना? बिल्कुल। एनसीएफ 2005 कहता है कि शिक्षा रटने पर नहीं, समझने पर आधारित होनी चाहिए। और इसका एक मतलब ये भी है कि हर बच्चे को एक स्वतंत्र सीखने वाले के रूप में देखना। ये मानना कि हर बच्चे में सीखने की क्षमता है, बस उसका तरीका अलग हो सकता है। जी, ये सिर्फ विकलांग बच्चों के लिए नहीं, बल्कि हर बच्चे के लिए सच है। और जब ये चारों सिद्धांत पहुंच, समानता, भागीदारी और प्रासंगिकता एक साथ मिलते हैं, तब पांचवा और सबसे जरूरी सिद्धांत सामने आता है, सशक्तिकरण। एम्पावरमेंट। और इसे समझने के लिए सिम्मी की कहानी से बेहतर कुछ नहीं। क्या हुआ था उसकी जिंदगी में? उसकी जिंदगी में एक नई टीचर आई। उस टीचर ने सिम्मी की पुरानी टीचर की तरह उसे डांटा नहीं, बल्कि ये समझने की कोशिश की कि ये बच्ची इतनी चुप और उदास क्यों रहती है। उन्होंने वजह जानने की कोशिश की। हाँ, वो सिम्मी के माता पिता से मिले और फिर उन्होंने एक कमाल की चीज की। क्या किया? उन्होंने सिम्मी की एक खासियत को पहचाना। सिम्मी पढ़ाई में भले ही अच्छी नहीं थी, लेकिन वो चित्र बहुत सुंदर बनाती थी। अच्छा। तो उस नई टीचर ने पूरी क्लास के सामने सिम्मी की कला की तारीफ की और उसे क्लासरूम की दीवार पर एक पेंटिंग बनाने की जिम्मेदारी दी। उस एक पल ने सब कुछ बदल दिया होगा। सब कुछ। जिस बच्ची को लगता था कि वो कुछ नहीं कर सकती, उसे पहली बार महसूस हुआ कि उसमें भी कोई काबिलियत है। उसका आत्मविश्वास लौटा और वो धीरे धीरे पढ़ाई में भी अच्छा करने लगी। ये है सशक्तिकरण। वाह, एक टीचर का नजरिया किसी की पूरी जिंदगी बदल सकता है। लेकिन हम हर बच्चे की किस्मत एक अच्छे टीचर के आने पर तो नहीं छोड़ सकते हैं ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो सवाल यह है कि व्यवस्था के स्तर पर, सरकारी कागजों में इन सिद्धांतों को हकीकत में बदलने के लिए क्या किया जा रहा है? देखिए, इस पर काम कई स्तरों पर हुआ है। जमीनी स्तर पर सर्व शिक्षा अभियान यानी एसएसए और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान रैमसा, इन योजनाओं ने स्कूलों को हर गांव तक पहुंचाने में बड़ी भूमिका निभाई है। और लड़कियों के लिए भी खास योजनाएं हैं। हाँ, जैसे उत्तराखंड में गौरा देवी कन्याधन योजना है या साइकिल बांटने की योजना, ये सब उन्हें स्कूल तक लाने में मदद करती हैं। और दिव्यांग बच्चों के लिए? उनके लिए स्कॉलरशिप, मुफ्त यूनिफॉर्म, किताबें और जरूरी उपकरण जैसे सुनने की मशीन या व्हीलचेयर देने की योजनाएं हैं। लेकिन ये तो सिर्फ योजनाएं हैं, इसके पीछे एक बहुत मजबूत कानूनी और अंतर्राष्ट्रीय ढांचा है। कहाँ से शुरू हुआ ये सब? है कि सभी बच्चों को एक ही सामान्य स्कूल में पढ़ाया जाए। और फिर संयुक्त राष्ट्र मतलब यूएन भी इसमें शामिल हुआ? हाँ, 2006 में UNCRPD आया, यानी दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों पर कन्वेंशन। ये एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो कहती है कि शिक्षा, रोजगार और समाज में पूरी भागीदारी दिव्यांग व्यक्तियों का अधिकार है, कोई दान या दया नहीं। और भारत ने भी इस पर दस्तखत किए हैं? जी, जिसका मतलब है कि हम इन नियमों को मानने के लिए प्रतिबद्ध हैं। और भारत के अपने कानून, उनका क्या? भारत में 1995 में PWD एक्ट आया,
यानी पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट। इसने शुरुआत में 7 तरह की विकलांगताओं को मान्यता दी। जिसे 2016 में बढ़ाकर 21 कर दिया गया है ना? बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा कदम था। फिर 99 में एक और जरूरी कानून बना, राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, नेशनल ट्रस्ट एक्ट। ये पीडब्ल्यूडी एक्ट से कैसे अलग है? देखिए, पीडब्ल्यूडी एक्ट अधिकारों और सुविधाओं की बात करता है, नौकरी में आरक्षण, शिक्षा में सहूलियत। लेकिन सरकार ने महसूस किया कि ऑटिज्म, सेरेब्रल पॉल्सी या मानसिक मंदता जैसी गंभीर स्थितियों में व्यक्ति को जीवन भर सहारे की जरूरत पड़ सकती है। ओके। तो ये नेशनल ट्रस्ट एक्ट सिर्फ शिक्षा और नौकरी की नहीं, बल्कि उनके पूरे जीवन की देखभाल, कानूनी संरक्षण और सबसे जरूरी उनके माता पिता के बाद उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा, इन सब पहलुओं पर ध्यान देता है। तो ये सब सुनने में तो बहुत मजबूत और अच्छा लगता है। कानून हैं, नीतियां हैं, अंतर्राष्ट्रीय संधियां हैं। हाँ, लेकिन फिर भी जमीन पर सिम्मी की पहली टीचर जैसी सोच क्यों मौजूद है? असल में रुकावटें कहाँ आ रही हैं? और यही हम सबसे बड़ी चुनौती पर आते हैं। हमारे स्रोतों के मुताबिक सबसे बड़ी बाधा पैसा या नीति की कमी नहीं है, तो फिर क्या है? बल्कि समाज की सोच और नजरिया है। आज भी कई छोटे कस्बों और गांवों में लोग मानते हैं कि विकलांगता पिछले जन्म के पापों का फल है, या ये कोई छुआछूत की बीमारी है? हाँ, जब तक ये सोच नहीं बदलेगी, कोई भी कानून पूरी तरह कामयाब नहीं हो सकता। ये तो हुई मानसिकता की बात। इसके अलावा स्कूलों में भी तो कमियां होंगी। बिल्कुल। दूसरी बड़ी चुनौती है स्कूलों का बुनियादी ढांचा। हम बच्चों को स्कूल तो बुला रहे हैं, लेकिन स्कूल उनके लिए तैयार नहीं है। मतलब ज्यादातर पुरानी सरकारी इमारतों में रैंप नहीं है, दरवाजे इतने चौड़े नहीं कि व्हीलचेयर निकल सके, दिव्यांग बच्चों के लिए अलग और साफ सुथरे शौचालय नहीं है। ये तो ऐसा है जैसे आपने किसी को खाने पर बुलाया पर उसे प्लेट ही नहीं दी। सही कहा। और फिर जरूरी संसाधनों की कमी भी है, जैसे ब्रेल की किताबें या सुनने में मदद करने वाली मशीनें। और इन सब के पीछे एक और बड़ी वजह है गरीबी। हाँ, गरीबी की वजह से कुपोषण होता है, जिससे बच्चों में विकलांगता का खतरा बढ़ जाता है। और एक गरीब परिवार के लिए अपने बच्चे को रोज स्कूल भेजने का किराया जुटाना भी एक बड़ी चुनौती है। इन सब में टीचर की भूमिका फिर से बहुत अहम हो जाती है। सबसे अहम। और यही हमारी चौथी और शायद सबसे मुश्किल चुनौती है, शिक्षकों का प्रशिक्षण। अच्छा। हमारे टीचर्स को थ्योरी तो पढ़ा दी जाती है कि समावेशी शिक्षा क्या है, लेकिन जब उनके सामने 40 बच्चों की क्लास में एक ऑटिज्म वाला, एक डिस्लेक्सिक और एक कम सुनने वाला बच्चा बैठा हो, तो उन्हें एक साथ कैसे पढ़ाएं? इसकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग नहीं है। लगभग न के बराबर है। एक अच्छा इरादा रखने वाला टीचर भी सही ट्रेनिंग और संसाधनों के बिना बेबस महसूस करने लगता है। तो आज की बातचीत को अगर समेटें तो हमने समझा कि समावेशी शिक्षा सिर्फ दिव्यांग बच्चों को स्कूल में दाखिला देना नहीं है। नहीं, ये हर उस बच्चे को मुख्य धारा में लाने की कोशिश है जो किसी भी वजह से पीछे छूट गया है। इसका आधार है 5 सिद्धांत: पहुंच, समानता, भागीदारी, प्रासंगिकता और सशक्तिकरण। जी। हमने इसके पीछे के कानूनी ताने बाने को भी देखा, सालामांका स्टेटमेंट से लेकर भारत के पीडब्ल्यूडी एक्ट और नेशनल ट्रस्ट एक्ट तक, और ये भी समझा कि ये कानून जमीन पर क्यों पूरी तरह नहीं उतर पा रहे हैं। बिल्कुल। समाज की सोच, स्कूलों का अधूरा ढांचा, संसाधनों की कमी और सबसे बढ़कर टीचर्स की अधूरी ट्रेनिंग, ये वो पहाड़ हैं जिन पर हमें चढ़ना है। हाँ, लेकिन सिम्मी की कहानी हमें एक उम्मीद देती है। वो याद दिलाती है कि एक टीचर का सही नजरिया किसी भी कानून या नीति से ज्यादा शक्तिशाली हो सकता है। और यहीं पर मैं श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहूंगी। हमने नीतियों पर, अंतर्राष्ट्रीय घोषणाओं पर और कानूनी ढांचों पर विस्तार से बात की, लेकिन सोचिए, अगर समाज, माता पिता और सबसे जरूरी क्लासरूम में मौजूद टीचर की मानसिकता नहीं बदलती, तो क्या दुनिया का सबसे अच्छा कानून भी जमीन पर समावेशी शिक्षा को हकीकत में बदल सकता है? असली बदलाव की शुरुआत कहाँ से होनी चाहिए? संसद के गलियारों से या हमारे अपने घरों और स्कूल के क्लासरूम से?